The Dream Children. The Dream Children. It is written by Charles Lamb. So before discussing to the essay, let's have some brief idea about Charles Lamb. Okay. So Charles Lamb, he was a poet, essayist, dramatist, and antiquarian. Antiquarian, this is new word for you. Antiquarian means a person who is more interested in historical or archaeological artifacts, or you can say historical sites, monuments, artifacts. ओके, उसको हम एंटिक्वेरियन कहते हैं. एंटिक्वेरियन का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो ऐतिहासिक चीज़ों में उनसे बने हुए पुराने एंशियंट चीज़ों को देखने या उसको जानने समझने में इंटरेस्ट रखता है, उसको हम एंटिक्वेरियन कहते हैं. सो ऑफकोर्स ही इज अ सक्सेसफुल पोएट एंड एसेइस्ट. ऑफकोर्स ही इज नॉट मच सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट. हिज ड्रामा इट्स नेम इज वुडविल, बट एट दैट टाइम इट वॉज रिफ्यूज टू बी परफॉर्म. मतलब लोगों ने परफॉर्म करने से उस ड्रामा को मना कर दिया. ठीक है, तो बहुत सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट नहीं है. ही इज नोन एज एसेइस्ट. ही इज आल्सो कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ मॉडर्न एसे या इंग्लिश एसे. ओके, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे. Okay. Apart from writing, he also worked as clerk. Okay. In South Sea House and East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी नाम सुना? ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं सुना? बताओ, कुछ तो बताओ इसके बारे में. ईस्ट इंडिया कंपनी लूटने आए थे, इतना ही सीखा? यस, ब्रिटिशर्स जो ट्रेडिंग कंपनी थी. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी. डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी. ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है. ओके, सो ही वर्क देयर आल्सो टिल रिटायरमेंट. तो अभी हम देख लेंगे करियर के बारे में और ज़्यादा इनको. सो लेट्स हैव सम पेरेंटल डिटेल्स. His father name was John Lamb. Okay, and mother was Elizabeth. ठीक है, फादर वॉज जॉन लैंड एंड मदर वॉज एलिजाबेथ. एलिजाबेथ लैंड. ये एलिजाबेथ वो एलिजाबेथ नहीं जो क्वीन थी, ध्यान रखना. ओके, जो क्वीन एलिजाबेथ थी, शी वॉज क्वीन इन 1558 टू 1603. 1558 से लेकर के 1603 तक क्वीन एलिजाबेथ महारानी थी इंग्लैंड की. ठीक है, ये एलिजाबेथ अलग है नाम इनका. सो दीज कपल हैड 7 चिल्ड्रेन. ओके, सो यहाँ पे 7th चिल्ड्रेन जो है चार्ल्स लैम्ब है. फर्स्ट इज हिज ब्रदर जॉन लैम्ब, हिज सिस्टर मैरी Annie. Okay, these 4 could not survive. यानी जॉन लैंड और एलिजाबेथ, इन दोनों के इस कपल के पास 7 चिल्ड्रन थे टोटल. फर्स्ट वन जो लड़का था, बड़ा लड़का, इसका भी नाम जॉन लैम्ब है. ध्यान दीजिएगा, ईयर माइंड ईयर. जॉन लैम्ब उनके पिताजी का भी नाम है, जॉन लैम्ब इनके भाई का भी नाम है, मतलब चार्ल्स लैम्ब के भाई का भी नाम है यहाँ पे. ठीक है, आपको ऐसे में भी मिलेगा जॉन लैम्ब, तो बहुत कंफ्यूजन होगा वहाँ पे.
तो ध्यान दीजिएगा भी कि वो जो जॉन लैम्ब है उसमें उसमें भाई का नाम है वहाँ पे। सो जॉन लैम्ब इज नेम ऑफ हिज ब्रदर। उनकी एक सिस्टर है जिनका नाम है मैरी एनी, जनरली मैरी लैम्ब के नाम से जानी जाती है, ठीक है, मैरी एन। 4 भाई और थे जो कि बचे नहीं, मतलब 4 चिल्ड्रन और थे, कुड नॉट सर्वाइव, एंड 7th वन वाज चार्ल्स लैम्ब। ओके, सो हमको इनके बारे में पढ़ना है यहाँ पे और थोड़ी बहुत इनके बारे में भी जानना है, बिकॉज मैरी एन मतलब मैरी का रेफरेंस आपके इस ऐसे में भी है। द ड्रीम चिल्ड्रन जो ऐसे है इसमें भी इनका नाम है यहाँ पे। ऑफकोर्स नाम डायरेक्टली मैरी न लिख करके यहाँ पे नाम ऐसे में है ब्रिसेट, ठीक है, इस नाम से ऐसे में मिलेगा आपको, हाँ ब्रिसेट। मैरी नहीं है सीधा नाम वहाँ पे, इस नाम से मिलेगा। और ये चार्ल्स लैम्ब ने बहुत सारी किताबें लिखी, स्पेशली एक बुक है जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स TALES, टेल्स यानी शेक्सपियर की कहानियाँ, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। वो जो कहानी है पब्लिश हुई है 1823 पब्लिश है। इट वाज पब्लिश बाय चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी एन, ठीक है, यानी चार्ल्स लैम्ब और उनकी सिस्टर जो मैरी हैं, इन दोनों ने मिल के लिखा था उसको, तो इसलिए इनका नाम इनके साथ काफ़ी एसोसिएटेड रहता है और भी रीजंस हैं इसके पीछे, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो यहाँ तक पेरेंट्स क्लियर हो गए। हिज फादर वाज अ लॉयर, basically assistant lawyer. Okay, he was assistant lawyer and he was assistant to Samuel Palt, sorry, Samuel Salt है नाम। एक मिनट एग्जैक्ट स्पेलिंग देख लेते हैं। हाँ साल्ट है, ठीक है। सैमुअल साल्ट वाज ए ग्रेट बैरिस्टर, ठीक। कहानी नहीं समझ आई ना, देखो चार्ल्स लैम्ब के पिताजी का नाम था जॉन लैम्ब। जॉन लैम्ब वर्किंग पर्सन थे जो कि लॉयर थे, वकील थे, ठीक है, और एक बड़े वकील के अंडर में काम कर रहे थे और उन्हीं के घर में रहते भी थे, ठीक है। तो सारे बच्चों का जन्म उन्हीं के घर पे हुआ है, बैरिस्टर साहब के। ही वॉज वेरी पावरफुल पर्सन। सैमुअल साल्ट नाम, SALT, ठीक है, सैमुअल साल्ट। यहां तक क्लियर। इनकी जो मदर थी हाउसवाइफ थी। बाय रिलीजन बोथ वेर फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी। ओके, क्रिश्चियनिटी में भी 2 तरीके के फॉलोअर होते हैं, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। ओके, सो ही वाज प्रोटेस्टेंट। ये हटा दें, मिटा दें। ओके, सो ही वाज born on 10th February 1775, 10 Feb 1775 to 1834 to 34, हाँ ठीक है। ओके, एंड डाइड ऑन 27 December 1834। died on 27 December 1834. Okay, he was born in London. The place name is Inner Temple. जगह का नाम है इनर टेम्पल, ठीक है। ये ऑफिस क्राउन रोड, एक रोड है, उस रोड का नाम है ऑफिस क्राउन। उस पे एक प्लेस है जिसका नाम है इनर टेम्पल। इनर टेम्पल में ही बैरिस्टर साहब का घर था, ठीक है, और उन्हीं के घर पे ये लोग रहते थे, ठीक। उनका बड़ा घर रहा होगा, उसमें असिस्टेंट के रूप में इनके फादर काम करते थे। तो सारे बच्चे वहीं पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, और जो भी वहाँ का एक लोकल स्कूल था उसमें उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट की। अपनी बचपन की एजुकेशन इनकी इनर टेम्पल में स्टार्ट हुआ। देन ही ज्वाइंट क्राइस्ट हॉस्पिटल। एक क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल का नाम है, ठीक है। चाइल्डहुड एजुकेशन इनकी क्राइस्ट हॉस्पिटल में होता है।
which was run by Mr. William Byrd. वैसे ये जरूरी नहीं है बट लिख लीजिए, एंड मिसेज रेनॉल्ड. ओके, मिसेज रेनॉल्ड नाम है. इट वाज रन बाय विलियम बर्ड एंड मिसेज रेनॉल्ड एंड हेल्प्ड बाय बैरिस्टर साहब सैमुअल साल्ट. It was a chartered school and supported by the King Edward VI. It was supported by King Edward VI. ठीक है. चार्टर्ड स्कूल मतलब है एक स्कूल ऐसा जो एक तरह से सरकारी स्कूल जिसमें बोर्डिंग लॉजिंग सब रहता था. सरकार उसको पैसे देती थी, मतलब उसमें राजा पैसे देते थे उसको रन करने के लिए. लोकल में सैमुअल साल्ट ये उस इंस्टीट्यूशन के पार्ट थे, मतलब जो ट्रस्टी रहे होंगे और उसको सपोर्ट करते थे, केयर करते थे. ठीक है. सो यहाँ पे बेसिक एजुकेशन इनका होता है. आफ्टर दैट ही वेंट टू स्टडी इन ऑक्सफोर्ड. वन मोर प्रॉब्लम इज देयर. सिंस हिज childhood he was lammering, or you can say stammering. Stammering problem means, stammering means हाँ, तुतला के बोलना. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तुतला के बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, उनकी सांस अटक जाती है लगता है. ठीक है. हाँ, चार्ल्स लैम्ब बचपन से ही मतलब तोतला थे. ठीक है. इस वजह से उनके बच्चे मतलब जो फ्रेंड सर्किल था काफ़ी मजाक उड़ाते रहते थे और बहुत हायर एजुकेशन में वो नहीं जा पाए. ठीक है. उनके फ्रेंड्स जो वो चले गए हायर एजुकेशन में, ये नहीं जा पाए. ठीक है. सो ये एक प्रॉब्लम इनके साथ पूरी लाइफ रहा, स्टैमरिंग प्रॉब्लम. अनदर प्रॉब्लम इन द फैमिली वाज मेंटल इलनेस. ठीक है. मेंटल इलनेस, ये जो प्रॉब्लम मेंटल इलनेस की, ठीक है, इनके घर में सबको थी. हिज फादर वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस and admitted many times in asylum. Then he was being at home after cure, then again admitted. So ये प्रॉब्लम उनके घर में चल रही थी. बार बार वो एडमिट होते थे और आते जाते रहते थे. सेम प्रॉब्लम वाज विथ हिज मदर आल्सो. ठीक है. और एक दुखद घटना इसमें यह होती है कि जो इनकी सिस्टर हैं मैरी, उसको उन्होंने कभी कहा कुछ किचन में काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, कुछ उससे गलती हो गई बनाने में या जो भी हुआ हो, तो जो इनकी मम्मी थी एलिजाबेथ बहुत बुरी तरह से डांट दी. और मैरी जो काम कर रही थी उसमें उसके हाथ में चाकू था और चाकू लेकर गुस्से में दूसरे कमरे में गई. ठीक है. जहाँ से उनकी मम्मी डांटी थी, और उस गुस्से में सीधे मम्मी को चाकू ही मार दी और उनकी मम्मी वही, ठीक है, वही मतलब मैट्रिसाइड हो गया. सीधे सुइसाइड नहीं, मैट्रिसाइड नहीं. अपने आप को भी कोशिश की थी कई बार. ठीक है. इसके बाद वो एडमिट की गई. फिर चार्ज लगा कोर्ट में कि भाई ये हत्या है, मर्डर का चार्ज लगा. फिर बाद में धीरे धीरे ये प्रूव हुआ कि नहीं, ये मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए इसने गुस्से में मार दिया. लास्ट में जज ने छोड़ दिया उसको. तो इससे पहले भी वो मेंटल हेल्थ से गुजर रही थी, उसकी सिस्टर भी. ठीक है. अच्छा सोचो जिस घर में बाप मेंटल इलनेस में झेल रहा हो, मदर लेडी थी और मदर स्टैब्ड कर दी गई सिस्टर के द्वारा, खुद की बहन के द्वारा. तो बहन की भी हालत खराब है मेंटल, तो उसमें बचा खुचा चार्ल्स का क्या हाल होगा. हाँ, ये भी मेंटल इलनेस से झेलने लगे और ये भी कई बार एडमिट रहे. ठीक है. बट लेटर ऑन लाइफ में धीरे धीरे सेटल हो गए. इसके पीछे हालांकि और भी कारण रहे हैं. ठीक है. दूसरा कारण, इसमें 2-3 कारण इनकी लाइफ में मेन पड़ता है. एक तो इनका जो भाई था जॉन लैम्ब, उसकी जो वाइफ थी उससे परिवार का नहीं बनता था. ठीक है. शादी हो गई जब उसकी वाइफ आई, अब सोचो घर में 3-4 पागल हो तो कैसे झेलेगा कोई. ठीक है. तो इन लोग के पूरे परिवार की जो सिस्टर इन लॉ थी उससे नहीं बन रही थी. लास्टली वो अलग हो गए. सो चार्ल्स लैम्ब अपनी सिस्टर को लेकर के दूसरी जगह रहने लगे. कहाँ पे?
हर्टफोर्डशायर में, हर्टफोर्डशायर, अपनी नानी के यहाँ, नानी के हाउस, ठीक है, ग्रैंड मदर मतलब पेरेंटल ग्रैंड मदर्स हाउस। इनकी जो नानी थी उनका नाम है मिसेस फील्ड। मिसेस फील्ड, ये नाम आपका ऐसे में भी आएगा, मिसेस फील्ड का नाम आएगा, ठीक है। शी वॉज स्टेइंग इन हर्टफोर्डशायर। एक घर था मिस्टर, किसकी वाइफ का? चार्ल्स लैम की वाइफ का, जॉन लैम के, एलिजाबेथ, वो नहीं पता मुझे। ये जो और के बेटे का है, ऐसे ही इसमें इतनी बात चार्ल्स लैम की वाइफ का, अभी आ रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, जस्ट वेट। हर्टफोर्डशायर जहाँ पे उनकी नानी रहती थी, ठीक है, इनकी हिज नानी मतलब हिज पेरेंटल ग्रैंड मदर वाज हाउसकीपर, मतलब एक घर की रखवाली करती थी, जो घर था मिस्टर प्लमर फैमिली का। ये फैमिली थी, इनकी देख रेख करती थी, और मिसेस प्लमर जो थी उनकी केयर करती थी, ठीक है। इन्हें जो मिस्टर प्लमर फैमिली थी इसकी केयर टेकर थी। मिस्टर प्लमर बार बार अक्सर बिजनेस ट्रेड के चक्कर में बाहर रहते थे, तो पूरे घर की आफ्टर द डेथ ऑफ मिसेस प्लमर पूरे घर की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर रहती थी और अकेले ही घर में रहती थी। तो जब भी चार्ल्स लैम, मैरी लैम वहाँ जाते थे, ठीक, तो पूरा घर अकेले, कोई है नहीं, ओनर जो अकेले थे मिस्टर साहब, ये अपने बिजनेस ट्रिप में बाहर ज़्यादा रहते थे। तो मिसेस फील्ड वहाँ पे बच्चों को लेकर के, बच्चे पूरे दिन भर एंजॉय करते थे पूरे मतलब हाउस को, यहाँ वहाँ देखना, घूमना टहलना, सब जो घर था पूरा सब कुछ जो है, मतलब पूरी चीज़, सारा चीज़ आपके ऐसे में डिस्क्राइब किया गया है वहाँ पे। अभी आएगा आगे, चलिए जब ऐसे पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब रह रहे थे, अपनी नानी के घर आते जाते रहते थे, ठीक है, तो वहीं पे इनके दोस्ती हो जाती है एक लड़की से जिसका नाम है एन सीमंस, ठीक है। ये ऊपर के मिटा दें। हाँ, while he was staying at Hertfordshire, ने अपनी नानी के घर पे जब थे, he fell in love with a girl whose name is Anne Seaman. Okay, Anne Simmons. He had affair for 7 years, but unfortunately, she married to a silver man, मतलब सिल्वर बिजनेसमैन। उसका नाम है बार्ट्रम। क्या समझे? नानी के घर पर जब थे तो उनका अफेयर हो गया एक लड़की से जिसका नाम है एन सीमंस। 7 सालों तक अफेयर चला। जो शादी की बात आई ये मुकर गई, ठीक है। अच्छा बताओ, सोच के देखो, इनकी मेंटल हालत खराब रहती थी। बहन पहले से ही मतलब मर्डर किए पड़ी है। मैं अपने आप को रख के देखो, ठीक है। बहुत बड़ा दिल चाहिए भाई ऐसी की स्थिति में, ठीक है। तो ये मुकर गई, शादी कर ली एक धनी आदमी से जिसका नाम, जो सिल्वर का बिजनेस करता था, उसका नाम है बार्ट्रम, ठीक है। इसके बाद चार्ल्स की हालत और खराब हो गई। इस बार सच में जो है मेंटल हो गए। फिर 2-3 साल तक वो रहे, फिर धीरे धीरे ठीक हुए। इसके बाद हाँ, बार्ट्रम जिंदा है भाई, हाँ जिंदा था, ठीक है। ये बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है। तो चार्ल्स लैम की हालत यहाँ पे सच में खराब हो गई। कुछ लोग का मानना है कि बिकॉज ऑफ ब्रेकअप उनकी मेंटल इलनेस बढ़ गई, और कुछ का मानना था कि हाँ, इसी बीच में जब इनकी मदर की डेथ हो जाती है 1795 में बिकॉज ऑफ स्टैबिंग, ठीक है, मतलब जो चाकू मार देती है उनकी बहन, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और बहन को लेकर के, चूंकि भाई इनका जो था
वो कहा हमको मतलब नहीं है, तुम अपना देखो, इसको देखना है तो सिस्टर को। तो ये अपनी सिस्टर को लेकर के नानी घर चले आते, देखते हैं वो अपना हस्बैंड वाइफ जो है यानी इनके भैया भाभी वो अपना अलग हो जाते हैं सब। अब यहाँ पे 1795 में जब ये केस होता है, इनकी डेथ हो जाती है, तो इससे इनके पिताजी की हालत खराब हो जाती है और बेड रिडन टाइप रहते थे, वो मेंटल वो भी हो गए थे। ठीक है, इसी बीच में उन्होंने एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन की थी, मैंने लिखा था इधर, साउथ सी हाउस। ठीक है, ये 1792 में स्टार्ट कर दिया था नौकरी इन्होंने। कुछ सालों तक नौकरी की यहाँ पे, कुछ महीनों तक नौकरी की। आफ्टर दैट ही ज्वाइंट दिस कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इंडिया में आई थी। ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर 1600, 1600 में 31 दिसंबर 1600 में फॉर्म हुआ था और इंडिया में आया था 8 अगस्त, एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, शायद 8 अगस्त 8 में 1608 में। ठीक है, 8 अगस्त नहीं, हाँ शायद 8 अगस्त 8 में आया था, 1608। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वही कंपनी है जिस कंपनी ब्रिटिशर्स को इंडिया ले आई। ठीक है, बेसिकली वो आए थे यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए, लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि यहाँ पर राज कर सकते हैं तो उन्होंने कर लिया। ठीक है, सो इनके पिताजी की डेथ हो जाती है 1799 में। ठीक है, अब ये दोनों भाई बहन बचे। ठीक है, शादी हुई नहीं किसी की भी, तो जो भी कुछ नौकरी कर रहे थे उससे जो अर्निंग हो रही थी उसी से अपना दोनों लोग का परिवार चल रहा था और मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। इनकी बहन को जज ने इसलिए छोड़ दिया इस शर्त पे, चार्ल्स लैम्ब को, कि यू विल टेक केयर ऑफ हर, और इनके सेफ गार्ड और इनके सेफ बिहेवियर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, कि मतलब अगर ये कुछ करती हैं तो आप इसके लिए पनिश किए जा सकते हैं। तो इस शर्त पे जज ने छोड़ दिया था मैरी को और चार्ल्स लैम्ब को। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब खैर दोस्त नहीं है कहीं। सो इस तरीके से इनकी जो लाइफ रही है, द होल लाइफ ही वॉज स्ट्रगलिंग। ठीक है, एक और इसमें छोटी सी प्रॉब्लम आ गई बीच में। When he joined this company, South Sea House, okay, South Sea House. So इनका जो भाई था ये भी यहीं पे काम करता था। ठीक है, ब्रदर, इनका जो ब्रदर था यही काम करता था। सो ही वॉज नॉट मच कंफर्टेबल, न तो इनका भाई इनसे कंफर्टेबल फील करता था ना ही ये, क्योंकि इनके भाई में उतनी ठीक से पढ़ती नहीं थी। हाँ नहीं, वो सही था, वो सही था। ओके, ही वॉज ऑल्सो डूइंग जॉब इन दिस कंपनी में, साउथ सी हाउस। इसमें एक सेक्शन था एग्जामिनर्स रूम, उसी में काम करते थे ये। ठीक है, सो चार्ल्स लैम्ब को ये बात पता थी कि मेरा भाई वही जॉब करता है, तो इन्होंने जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे नाम बदल के ज्वाइन किया, एंड ही टुक अनदर नेम दैट इज कॉल्ड एज एलिया। एलिया एक्चुअल में इस कंपनी में गए जिस पद पे, तो उस पद पे जो बंदा पहले से काम कर रहा था, ठीक है, उसका नाम था इलिया। इलिया मत, ये लैटिन नेम है, रोमन है। ठीक है, लैटिन नेम है। एक्चुअल में इलिया 2 वर्ड से बना है, इलिया है वर्ड से बना है। इलिया का मतलब होता है गॉड इज ग्रेट। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे नाम बदल करके लिखा, इलिया नाम से जॉब करने लगे और बहुत सारे लिखना शुरू किए। धीरे धीरे इनके पब्लिकेशन से स्टार्ट हुआ, और पब्लिकेशंस जब इन्होंने पब्लिश कराना शुरू किया तो इसी नाम से किया, सुडोनिम में रखा, यानी पेन नेम रखा इन्होंने, एक्चुअल नाम न लिख करके सुडोनिम जो लिखते हैं। ठीक है, सुडोनिम। ठीक है, ये नाम रखा इन्होंने इलिया। और धीरे धीरे जब ये पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ी, ग्रो कर गए, तब इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिस बुक का नाम है एसेज ऑफ इलिया। ये इलिया जगह का नाम नहीं, ध्यान रखिएगा, ये इनका पेन नेम है इलिया। ठीक है, वो आया कैसे, जहां पे काम करने के लिए गए थे साउथ सी में, ठीक है, वहां पे जो पहले से बंदा काम कर रहा था उसका नाम था इलिया, तो वो जब गया तो वही नाम इन्होंने रख लिया अपना, और उसी नाम से पब्लिश करने लगे बुक्स या जो भी चीजें थी। ठीक है, इनकी जो फ्रेंड सर्किल थी,
काफी लिटरेरी पर्सन्स थे उसमें, लाइक फर्स्ट इज एस्टे कॉलरिज, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, then Robert Southey, okay, these are few names. रॉबर्ट साउदी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ इनकी सिस्टर थी। एस टी कॉलरिज, सो एस टी कॉलरिज वाज क्लोजेस्ट फ्रेंड, ओके। ही पब्लिश्ड, फर्स्ट टाइम ही पब्लिश्ड 4 poems written by Charles Lamb in his own publications, poems on various subjects। एक बुक पब्लिश किया उन्होंने, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, एस.टी. कॉलरिज ने, ठीक, एक कलेक्शन पोएम का पब्लिश किया एस.टी. कॉलरिज ने, यानी इसने, उसका नाम रखा पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। उसमें 4 पोएम पहली बार पब्लिश हुआ, यानी फर्स्ट पब्लिकेशन है चार्ल्स लैम्ब का, एस.टी. कॉलरिज ने किया 4 पोएम्स, ठीक है, 4 पोएम्स एस.टी. कॉलरिज ने पब्लिश किया। फिर एस.टी. कॉलरिज ने और भी वॉल्यूम्स अपने पोएम्स के माध्यम से, चूंकि एस.टी. कॉलरिज एक इस्टेब्लिश्ड राइटर थे, ठीक है, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, तो इन्होंने सपोर्ट किया और चार्ल्स लैम्ब की भी पब्लिकेशंस आने लगी। फिर लेटर ऑन लाइफ में धीरे धीरे पब्लिकेशंस बनते चले गए और बढ़ते चले गए। एस.टी. कॉलरिज चार्ल्स लैम्ब के बहुत फास्ट फ्रेंड थे, ठीक है, साथ में पढ़े थे। एस.टी. कॉलरिज एक इस्टेब्लिश्ड राइटर हैं, अभी आगे मिलेगा, जब पोइट्री पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। इन्होंने एक बुक पब्लिश की पोएम्स का कलेक्शन, जिस पोएम का नाम है पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसमें 4 पोएम चार्ल्स लैम्ब का भी है, ठीक है। तो पहली बार कोई पोएम पब्लिश हुई चार्ल्स लैम्ब की, वो एस.टी. कॉलरिज के माध्यम से। आज जो क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद चार्ल्स लैम्ब ने बहुत सारे एसेज लिखे जो इनकी बिलीवेड थी उसके नाम से, ठीक है, जैसे उसका नाम था एन करके, ठीक है, एन सीमंस था ना, इस नाम की जगह अलग अलग नाम से, जैसे एलिस एम, देन ड्रीम चिल्ड्रन में उसका नाम आता है, ठीक है, एलिस वार्टन के नाम से आता है, विंटरटन, ठीक है, विंटरटन है आता है, एलिस विंटरटन के नाम से आता है। इस तरीके से रोजामंड ग्रे की स्टोरी कलेक्शन है इनका, उसमें भी नाम आता है। मतलब जो इनकी लव स्टोरी रही है उससे रिलेटेड जो लड़की थी एन सीमंस, उसके अलग अलग नाम पे अलग अलग स्टोरीज बनी है इनकी, बहुत सारे लिखे हैं इन्होंने, ठीक है। देन न्यू ईयर्स ईव, इस स्टोरी में भी है, मतलब न्यू ईयर्स ईव, ये कुछ स्टोरी है। ड्रीम चिल्ड्रन इसमें भी है इस नाम से, ठीक है, एलिस विंटरटन के नाम से। ऐसे बहुत सारे जगहों पे इन्होंने अपने एसेज में उसको लिखा है, ठीक है, मीन्स ही हैज रेफर्ड हिज बिलीवेड एन सीमंस बाय डिफरेंट नेम्स इन हिज स्टोरीज और एसेज, ठीक है। एक और है द ब्लाइंड ओल्ड बेंचर्स करके, उसमें भी है। तो बहुत सारे कहानियों में इन्होंने लिखा है इस स्टोरी को पूरा, ओके। सो इनकी जो फेमस बुक्स है या स्टोरीज है उसका नाम अगर लिखना है तो लिख लीजिए। एक तो है स्टोरी रोजामंड ग्रे, ये है स्टोरी, ओके। देन जॉन वुडविल, ये ड्रामा है, ओके। जॉन वुडविल ये ड्रामा है, वर्स ड्रामा। वर्स ड्रामा का मतलब है कि पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, पोएम के फॉर्म में ड्रामा लिखा गया है, बट दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द परफॉर्मर्स। क्यों किया गया ये नहीं पता मुझे एग्जैक्ट,
ठीक है, लेकिन इसको पब्लिक परफॉर्म करने से मना कर दिया गया था उस समय। ओके, जॉन वुडविल, ये ड्रामा है, प्रोज वर्स ड्रामा है। वर्स ड्रामा मतलब पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ पोएम में। देन नेक्स्ट इज टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का एग्जाम में आता है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, this book is published in 1823 and written with the help of his sister Mary। मैरी के सपोर्ट से ये बुक लिखी गई है। तो एमसीक्यू ये आता है कि हाँ, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज रिटन बाई, तो ऑप्शन में रहेगा चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब, बोथ या नन। क्या होगा सही आंसर? बोथ। ओके, चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट इज ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, okay, then witches and other stories, witches and other fears, basically स्टोरी ही है ये। यानी चुड़ैल और उससे जुड़ी कहानियां। ठीक है, सॉरी एक मिनट रुको, इसका मुझे लग रहा है ईयर गलत है जी, 1823 नहीं है। एसेज ऑफ इलिया 1823 में है। ये एसे है, कलेक्शन है एसे का। ठीक, एसेज ऑफ इलिया, ये वाला देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से 1819 है। 1807, इसको सही कर लीजिए, 1807, इसको सही कर लीजिए प्लीज। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 और ये एसेज ऑफ इलिया 1823। इन दोनों का ईयर याद रख लीजिएगा, इसलिए कि ईयर पूछे जाते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनके। सो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एंड एसेज ऑफ इलिया। ओके, so Essays of Elia, Elia is not the name of place, it is pseudonym name of Charles Lamb। ठीक है, पेन नेम है उनका चार्ल्स लैम्ब का। ओके, there he worked for many years in till 1825। 1825 तक उन्होंने नौकरी की। चार्ल्स लैम्ब 1825 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब किया था। 1825, ठीक है, और 1834 में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है।